दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का पहला अध्याय जो है पादपों में पोषण। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और इसकी विधि क्या होती है, मृत जीवी क्या होते हैं और मृदा या मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 1 पादपों में पोषण। दोस्तों कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन जो है वो सभी जीवों के लिए या सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज भोजन के मुख्य घटक होते हैं। भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है और भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें पोषक या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दोस्तों सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो एक देखिए सभी जीव जो होते हैं वो भोजन की आवश्यकता उनको होती है। पौधे या पादप जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मानव या अन्य कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। इसके लिए वे पेड़ पौधों, पादपों और इनका आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस कारण ये कहा जा सकता है कि मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। पादपों में पोषण की विधि किस प्रकार से होती है, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों आपने जाना कि पादप या पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। दोस्तों सजीवों द्वारा यानी जीव जंतु और पौधों या वनस्पतियों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग करने की विधि को पोषण कहा जाता है। और पोषण की वह विधि, याद रखिएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। तो खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन चीज़ों का प्रयोग जो है हम अपने भोजन के रूप में करते हैं और जो पोषक पदार्थ होते हैं ये हमारे शारीरिक संरचना, वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ज़रूरी होते हैं तथा हमें कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषण कहलाता है। तो इसलिए आप पौधों या पादपों को स्वपोषी कह सकते हैं और जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको विषमपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी सभी प्रकार के पेड़ पौधे ये स्वपोषी हैं और उसके अलावा जंतु और अन्य जीव जो हैं वो विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ होती है जहाँ से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा कुछ विशेष भागों में निर्मित होता है और पौधे अपने परिवेश से कच्ची सामग्री कैसे ग्रहण करते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। सब पत्तियां जो हैं वो पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, यानी जो भोजन का निर्माण होता है पौधों के लिए वो उनकी पत्तियों में होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज जो है जड़ यानी मूल के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर एक सूक्ष्म रंध्र होता है जिसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है और यह रंध्र या छोटे छिद्र जो होते हैं द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं।
ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। दोस्तों, जल और खनिज जो होते हैं ये वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषक पदार्थ जो होते हैं जैसे जल और जो हमारे खनिज लवण होते हैं, इनको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। और पादपों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। सभी पत्तियां आप देखे होंगे, पौधों की अधिकांश पत्तियां मतलब 99% पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं। तो हरा क्यों होता है पौधों का रंग, पत्तियों का? तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश में ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए खाद्य संश्लेषण की या पौधों द्वारा खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसलिए आप प्रकाश संश्लेषण को इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति या प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। इसलिए सभी जीवों के लिए सूर्य जो है वो ऊर्जा का चरम या मुख्य स्रोत माना जाता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं होता तो क्या होता? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं हो सकता है। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। और आपने पहले पढ़ा भी है कि जो सभी जीव होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जो है पशु पक्षी हों, वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं। सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है और प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O यानी जल अब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। और ये जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण या उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, इसमें ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड जो होता है स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए, यहाँ पर द्वार कोशिकाएं हैं और ये रंध्र बनाए गए हैं, रंध्र हैं, ये द्वार कोशिकाएं हैं। और यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जो पत्ती होती है इसमें कई रंध्र होते हैं और रंध्र को ये देखिए एक बड़े वृत्त के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर रंध्री द्वार होता है, फिर द्वार कोशिकाएं होती हैं और इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। दोस्तों, कोशिका के संबंध में देखिए यहाँ पर एक अलग से जानकारी दी गई है कि आपने देखा होगा कि जो इमारतें होती हैं वो छोटे छोटे ईंटों से बनती हैं और इस प्रकार सजीवों या जो भी जीवधारी हैं उनका शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिसे कोशिका या सेल कहा जाता है। दोस्तों, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है और कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं जबकि अनेक जीव बहुकोशिकीय युक्त होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसको कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये देखिए, बाहर वाली परत कोशिका झिल्ली कहलाती है और इसमें केंद्र में एक स्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर ये देखिए गोल या किसी आकार का केंद्रक दिया गया है। इसके अलावा केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसको कि केशिका द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिकाओं के बारे में आपने समझ लिया कि कोशिका किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई होती है।
दोस्तों पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तनों और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि क्या पौधों के केवल पत्तियों वाले भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो आप ये बता सकते हैं कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे भागों में जैसे हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को या मंड या स्टार्च को आप एक क्रियाकलाप के माध्यम से दोहरा सकते हैं। एक प्रकार के पादप के 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखिए और दूसरे को प्रकाश में। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने पिछली कक्षा में किया था, और उस गमले को आपने जिसे अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपको अपने प्रेक्षण में जो दिखेगा कि हरी पत्तियों में जो अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्राच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, और इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए एक व्यवस्था चित्र बनाया गया है। किस प्रकार से पौधों के क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण होता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन निःसृत होता है। दोस्तों, आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपवंकी यानी कई पादप देखे होंगे। ये जीव की वृद्धि के कारण बनते हैं। इनको शैवाल कहा जाता है। दोस्तों, शैवाल नमी में या जल में पाए जाते हैं। दोस्तों, इनका रंग हरा क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। दोस्तों, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये हरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब आइए जानते हैं पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन जो होता है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और आप जानते हैं वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं, और यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसीलिए आपने ये देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और जो पौधे होते हैं खाद्य के अन्य संघटक जैसे प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण करते हैं। पादपों के पोषण की अन्य विधियां क्या होती हैं? दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो क्या वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते? वो कैसे जीवित रखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पदार्थों या अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, तो पौधों में भी कुछ विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपको एक वृक्ष के तनों के शाखाओं से लिपटी यहाँ पर चित्र में एक रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देगी। ये जो है ये अमरबेल का पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये अपना भोजन जो है अमरबेल उसी पौधे से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं, और जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। इस कारण इन्हें परजीवी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ जंतु भी होते हैं जो परजीवी होते हैं और दूसरों जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
मच्छर, खटमल और जूं ऐसे परजीवी जीवों के उदाहरण माने जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे पादप भी हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। क्या आपने उनके बारे में सुना है? कुछ पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक और विस्मयकारी है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र में एक पौधा दिखाया गया है जिसकी धड़ जो है वो घड़े के समान दिखाई दे रही है। यह संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है और पत्ते का जो शीर्ष भाग होता है वो घड़े का ढक्कन बनाता है और अंदर तक इसमें रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। और इसमें जब कोई जो है कीट प्रवेश करता है तो ये उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में जो उपस्थित पाचक रस होते हैं उसके द्वारा कीड़ों का पाचन हो जाता है। कीड़ों का भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। घटपर्णी पौधा इसका एक उदाहरण है। दोस्तों, इस ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कुछ पादपों को मृदा से वे पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते हैं जिनको कि उनकी आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे पौधों की पत्तियां घट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और उनसे कीड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन जैसे पदार्थ उनको आसानी से मिल जाते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, मृत जीवी क्या होते हैं। आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखा होगा और वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखा होगा। दोस्तों, जीवन यापन है तो इनमें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और ये उनको कहाँ से मिलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए छत्रक या मशरूम के पैकेट हैं और सड़ी गली वस्तु पर उगा हुआ एक छत्रक है। दोस्तों, ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा आप क्रियाकलाप लेकर जल में भिगा लें और किसी नम और गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए जब रख देते हैं तो वहाँ पर कुछ रोए जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। ये संरचना सफ़ेद और भूरे रंग की होती है और जब आप किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से इसका अवलोकन करते हैं तो आप इनमें कुछ रुई के समान संरचनाएं देखेंगे। ये जो जीव होते हैं इनको कवक या फंजाई कहा जाता है। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि जो होती है वो भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत और विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिससे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, तत्पश्चात वे इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं और इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली होती है जिसमें कि जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थ से अपना पोषक प्राप्त करते हैं उसको मृतजीवी पोषक कहते हैं और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मरे हुए कोशिकाओं या वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको मृतजीवी कहा जाता है। कवक या फंजाई दोस्तों अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर जहाँ थोड़ी नमी होती है वहाँ पर उगाते हैं और ये उन स्थानों में उगते हैं जो नम और उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट और अनुपयोगी हो जाती हैं। दोस्तों, कवकों से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं और सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं और आप इन कवक को जो है कवकों से अपनी वस्तुओं को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है और पदार्थों को नम होने से बचाया जाता है ताकि वे जो है कवकों के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ न मिल सके। दोस्तों, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसको सहजीवी संबंध कहा जाता है। जैसे कुछ जीव एक दूसरे के साथ और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जिनको सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण देते हैं, बदले में जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है और वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आपने लाइकेन के बारे में सुना होगा। लाइकेन जो है वो कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है।
शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। तो इस प्रकार से सहजीवी का आपने जो है उदाहरण जान लिया। अब आइए देखते हैं मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति किस प्रकार से होती है। दोस्तों, मृदा से जो खनिज तत्व या पोषक पदार्थ पौधों द्वारा ले लिए जाते हैं, तो फिर मृदा में पोषकों की कमी हो जानी चाहिए, उनको मृदा में ये पोषक पदार्थ पुनः कैसे आते हैं। दोस्तों, पादप जो है मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है, लेकिन उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पौधों के पोषक पदार्थ होते हैं और पादपों द्वारा लगातार इनका उपयोग किए जाने पर मृदा में धीरे धीरे इनकी मात्रा कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक और खाद मिलाया जाता है। यदि हम पौधों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। दोस्तों, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, लेकिन वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है और पौधे इसका उपयोग जो है सीधे वायु से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो पौधे जो हैं नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित करते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर जो हमारी दालें होती हैं वो फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं और इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। इनमें जो होता है वो सहजीवी संबंध होता है और इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। केवल कुछ पौधे और अन्य पोषक प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी जो होते हैं वो दूसरे पादपों से पोषण लेते हैं और सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उनको विषमपोषी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो आंशिक रूप से विषमपोषी हैं। अब आइए देखते हैं संक्षेप में कि आपने इस अध्याय के अध्ययन से क्या सीखा। दोस्तों, आपने ये जाना कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वो अपनी वृद्धि, शरीर के रख रखाव और आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य के संश्लेषण में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है और इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। और देखिए, कवक जो होते हैं वो अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल पादप जो होता है वो परजीवी है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव की शाखाओं और टहनियों पर निर्भर होता है। ये परपोषी पादप अपना भोजन किसी दूसरे जो परपोषी पादप होता है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कुछ पादप और अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये विषमपोषी कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी विज्ञान 7वीं कक्षा का विज्ञान, इसका पहला अध्याय या अध्याय 1 था पादपों में किस प्रकार से पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इन सभी के बारे में आपने इस चैप्टर में जाना।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।